नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश वाधवा। दोस्तों, 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होने जा रहा है। हम पिछले कई दशकों से इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शंस, फॉर्म नंबर्स, रूल नंबर से बहुत भली भांति परिचित हैं, लेकिन 1 अप्रैल 2026 से हमें अब धीरे धीरे नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के सेक्शंस, नए फॉर्म्स, नए रूल्स को हमें पढ़ना होगा और पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को धीरे धीरे भूलना होगा। तो इस सफर के लिए मैं आज से एक नई वीडियो सीरीज आपके सामने लेके आ रहा हूं, जिसमें हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 से नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 में कैसे माइग्रेट करेंगे, कैसे ट्रांजिशन करेंगे, नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 से कैसे दोस्ती करेंगे, इस सफर को हम एक साथ तय करेंगे। तो दोस्तों, नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 में जो सबसे मूल भावना है, टैक्स पेयर से ना तो कोई एग्जिस्टिंग बेनिफिट छीना गया है और ना ही कोई नया बेनिफिट उसे दिया गया है। केवल फॉर्म नंबर्स चेंज हुए हैं, सेक्शंस की रीनंबरिंग की गई है, नए रूल्स लागू होने जा रहे हैं। तो हमें यह देखना है कि इसकी हम तैयारी कैसे करें। अभी पीछे 2 सालों में सारे के सारे आईपीसी, सीआरपीसी को बदलकर हम नए कानूनों पे आए। ठीक इसी प्रकार समय रहते ही हमें इनकम टैक्स एक्ट 1961 से इनकम टैक्स एक्ट 2025 से दोस्ती कर लेनी है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 को ड्राफ्ट करते समय सबसे बड़ी मूल भावना है लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करना है, प्रोवाइजोज, एक्सप्लेनेशंस को कम से कम यूज करना है। इसकी जगह आपको टेबल्स यूज करनी है, नए सेक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो की शुरुआत इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सबसे लेंथी सेक्शन, सबसे कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन की ट्रांजिशन से ही करेंगे। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एक सेक्शन है, सेक्शन 10। सेक्शन 10 का मतलब है एग्जम्प्ट इनकम्स। सेक्शन 10 इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, इसमें सेक्शन 10 जो है पिछले 30, 40, 50 सालों में इवॉल्व हुआ। समय समय पर इस पर नए नए क्लॉजेज ऐड करते चले गए। एक समय ऐसा आ गया कि सेक्शन 10 में 140 प्रकार के क्लॉजेज हैं। तो इन क्लॉजेज को अब संभालना, पढ़ना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 10, जो इसका सबसे मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, सबसे मोस्ट बोरिंग सेक्शन है, जो एग्जम्प्ट इनकम से डील करता है, इसे अब नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 में सेक्शन 11 के तौर पर इसकी रीनंबरिंग कर दी गई है। सेक्शन 11 एक बेहद आसान सेक्शन है। यह सेक्शन केवल इतना ही कहता है कि शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 एंड शेड्यूल 7 में जो इनकम्स मेंशन है वो एग्जम्प्ट होंगी। तो क्या किया गया है? एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स एक्ट 1961 में 140 प्रकार के सब क्लॉजेस थे, 140 प्रकार के आसपास एग्जम्प्ट इनकम मेंशन थी। इनको पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो गया था। अब इन 140 प्रकार की इनकम को रिक्लासिफाई किया गया है पर्संस के आधार पर, सोर्सेज ऑफ इनकम के आधार पर, टैक्स पेयर की कैटेगरी के आधार पर। तो इन 140 सब क्लॉजेज में जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 10 के अंडर 140 सब क्लॉजेज हैं, उसमें से जो क्लॉजेज नॉन रेजिडेंट से जुड़े हैं, फॉरेन कंपनी से जुड़े हैं, उसे एक स्पेसिफिक शेड्यूल में डाल दिया गया है। जो सेक्शंस इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर से जुड़े हैं, उन्हें एक अलग शेड्यूल में डाल दिया गया है। तो इस तरह से पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 10 को, जिसके अंदर 140 प्रकार की इनकम एग्जम्प्ट हुआ करती थी, उसे अब एक लॉजिकल बेसिस पर नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 की शेड्यूल 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 में शिफ्ट कर दिया गया है। तो आइए इसको हम एक टेबल के थ्रू, इस चार्ट के थ्रू समझते हैं। कुछ भी, ना तो आपसे कुछ लिया गया है, ना आपको कुछ एक्स्ट्रा दिया गया है। तो स्कीम आपके सामने है। पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 10 में जितनी इनकम रेफर्ड थी, अब उनको नए इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 11 में शेड्यूल्स में रेफर कर दिया गया है। शेड्यूल 2, इनकम नॉट टू बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम, इसमें 17 आइटम्स, उन 140 आइटम्स में से 17 आइटम्स शेड्यूल 2 में शिफ्ट कर दी गई हैं।
इनकम ही एग्जम्प्ट है। नेक्स्ट शेड्यूल 3, इनकम नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ एलिजिबल पर्सन। हम आगे पढ़ेंगे कौन है एलिजिबल पर्सन। शेड्यूल 4, इनकम नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ एलिजिबल नॉन रेजिडेंट्स फॉरेन कंपनीज। तो सेक्शन 10 के अंदर जो 140 प्रकार की इनकम थी उसमें से जितनी इनकम एग्जम्प्ट है इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट, इन केस ऑफ फॉरेन कंपनीज, उसको शेड्यूल 4 में शिफ्ट कर दिया गया है। शेड्यूल 5, इनकम नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ सर्टेन एलिजिबल पर्संस इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट फंड्स, बिजनेस ट्रस्ट एंड देयर यूनिट होल्डर्स। 8 प्रकार की आइटम्स को यहां शिफ्ट कर दिया गया है। शेड्यूल 6, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर से जुड़ी जितनी एग्जम्प्ट इनकम होती हैं उनको शेड्यूल 6 में शिफ्ट किया गया। और आखिरी में कुछ व्यक्ति, कुछ पर्सन्स ही टैक्स से एग्जम्प्ट होते हैं। तो सेक्शन 10 में जो 140 प्रकार की इनकम रेफर्ड है उसमें से 48 आइटम्स ऐसी हैं जहां एक व्यक्ति पे ही टैक्स नहीं लगता है, एंटिटी पे ही टैक्स नहीं लगता है। तो उन सारे क्लॉजेस को, उन 48 क्लॉजेस को स्पेसिफिकली शिफ्ट कर दिया गया है शेड्यूल 7 में। तो ये है स्कीम कि हम सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 से नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के सेक्शन 11 रेड विद द रिस्पेक्टिव शेड्यूल पे कैसे हम इसका ट्रांजिशन करेंगे। थोड़ा सा स्कीम को और समझते हैं। शेड्यूल 2, शेड्यूल 2 की बात करते हैं। शेड्यूल 2 में 17 आइटम्स रेफर्ड हैं। ये वही आइटम्स हैं जो सेक्शन 10 में पहले से लिखी हुई थी, अब उनकी रीअरेंजमेंट, री नंबरिंग, लॉजिकल क्लासिफिकेशन किया गया उनका। तो शेड्यूल 2 में कुछ इनकम है, एग्रीकल्चरल इनकम, इनकम ही एग्जम्प्ट होती है। आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से कोई पैसा मिला है सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस, एग्जम्प्ट। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट से आपको कोई पेमेंट मिली है तो वो इनकम ही एग्जम्प्ट है। नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट से यदि आपको कोई पेमेंट मिली है तो एग्जम्प्ट है, इनकम ही एग्जम्प्ट है। शेड्यूल 2 में एक इंटेलिजेंट क्लासिफिकेशन है कि इनकम पर से इज एग्जम्प्ट सब्जेक्ट टू द प्रेस्क्राइब्ड कंडीशन, इनकम पर से इज एग्जम्प्ट। स्कॉलरशिप, यदि कॉस्ट ऑफ एजुकेशन को मीट करने के लिए कोई स्कॉलरशिप आपको दी जा रही है वो एग्जम्प्ट है। किसी प्रकार के अवार्ड या रिवॉर्ड की अमाउंट आपको मिली है कैश में अथवा काइंड में, वो एग्जम्प्ट है। 17 आइटम्स शेड्यूल 2 में रेफर्ड हैं, तो बाकी सब आइटम्स को यहां कवर नहीं करते। तो एनी अदर आइटम विच में बी रेफर्ड इन दिस शेड्यूल। शेड्यूल 3 की बात करते हैं। इनकम नॉट टू बी इंक्लूडेड इन दी टोटल इनकम। 39 आइटम्स ऐसी हैं। इसमें सबसे पहली शर्त क्या है? शर्त यह है पर्सन मस्ट बी एन एलिजिबल पर्सन। हर व्यक्ति के हाथ में हर इनकम एग्जम्प्ट नहीं हो सकती, तो देयर मस्ट बी एन एलिजिबल पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, आप एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर हैं और आपको एचयूएफ से कोई शेयर मिल रहा है, कोई सम आपको मिल रही है। आप एक पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हैं और आपको पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट्स में से एक शेयर मिल रहा है, तो क्योंकि फर्म इस पे ऑलरेडी टैक्स पे कर चुकी है, अब केवल प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। नेक्स्ट, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी व्यक्ति को किसी डिजास्टर के फलस्वरूप कोई कॉम्पनसेशन दिया जाए, एग्जम्प्ट है। यदि टैक्स पेयर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या एमएलए है तो उसको मिलने वाला कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस एग्जम्प्ट होगा। नाउ सी व्हाट इज एलिजिबल पर्सन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट बी एन एलिजिबल पर्सन। क्योंकि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, क्योंकि आप एमएलए हैं, तो आपके हाथ में आने वाली इस प्रकार की इनकम एग्जम्प्ट होगी। लीव ट्रैवल कंसेशन, सेक्शन 10 क्लॉज 5 में ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, अब तक हम इसे पढ़ते आए हैं। नाउ लीव ट्रैवल कंसेशन हैज बीन शिफ्टेड टू शेड्यूल 3। नेक्स्ट, कोई भी इनकम जो परक्विजिट नेचर में है, यदि आप सिक्किम में रहने वाले एक इंडिविजुअल हैं, आप एक सिक्किमीज इंडिविजुअल हैं, तो आपके हाथ में अक्रू होने वाली इनकम एग्जम्प्ट होती है। एनी अदर आइटम्स विच में बी रेफर्ड। शेड्यूल 4, शेड्यूल 4 में 14 आइटम्स मेंशन है। इनकम नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ एलिजिबल नॉन रेजिडेंट्स एंड फॉरेन कंपनीज। यदि आप एक नॉन रेजिडेंट हैं, यदि आप एक फॉरेन कंपनी हैं, तो फॉरेन कंपनी और नॉन रेजिडेंट के हाथ में कुछ स्पेसिफिक इनकम जो कि शेड्यूल 4 में रेफर्ड है, इस प्रकार की इनकम को एग्जम्प्ट रखा गया है शेड्यूल 4 में। शेड्यूल 5 की बात करते हैं। शेड्यूल 5 बात करता है इनकम नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ सर्टेन एलिजिबल पर्सन्स इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट फंड्स, बिजनेस ट्रस्ट एंड देयर यूनिट होल्डर्स। तो शेड्यूल 5 में टोटल 8 आइटम्स मेंशन हैं। यदि आप एक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं, यदि आप एक बिजनेस ट्रस्ट हैं, बिजनेस ट्रस्ट के तौर पर आप एक इनवीट हैं या रीट हैं, और आपको जो इनकम जनरेट हो रही है शेड्यूल
5 के अनुसार इस प्रकार की इनकम को एग्जम्प्ट किया गया है। शेड्यूल 6 की बात करते हैं। शेड्यूल 6, income not to be included in the total income of certain eligible persons in international services center। तो यदि आप एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में आप एक यूनिट हैं, आप एक स्पेसिफाइड फंड हैं, आप एक नॉन रेजिडेंट हैं और गुजरात के गिफ्ट सिटी में आप यूनिट के तौर पर एस्टैब्लिश्ड हैं, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर के तौर पर आपको जो इंडिया में इनकम हो रही है उस इनकम को एग्जम्प्ट किया गया है। ऐसे सारी 12 आइटम्स हैं इनकम की जो पहले से सेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 में मेंशन है। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर या उनकी यूनिट से होने वाली जो भी इनकम है, इन सारी एग्जम्प्ट इनकम को शेड्यूल 6 में क्लासिफाई किया गया है, रीअरेंज किया गया है, शिफ्ट किया गया है। लास्ट शेड्यूल 7, यहां हेडिंग है पर्सन एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, व्यक्ति ही एग्जम्प्ट है। तो सेक्शन 10 के अंडर ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इसमें जो डिफरेंट टाइप ऑफ कमीशंस बोर्ड्स के हाथ में इनकम एग्जम्प्ट थी उन सब को उठाकर शेड्यूल 7 में शिफ्ट किया गया है। तो 48 आइटम्स शेड्यूल 7 में मेंशन है। फॉर एग्जांपल IRDA की इनकम एग्जम्प्ट है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की इनकम, प्रसार भारती की इनकम, PM केयर फंड्स को होने वाली इनकम, कोई भी यूनिवर्सिटी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होली और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट है, फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी अदर इंस्टीट्यूशन जो कि कोई भी हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट के द्वारा सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड है, फॉर एग्जांपल एम्स। ये सारे प्रोविजंस हम पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सेक्शन 10 क्लॉज 23C सब क्लॉज 3AB 3AC 3AD 3AE में पढ़ते आए हैं। तो उन 4 आइटम्स को जिनको रजिस्ट्रेशंस लेने की जरूरत नहीं होती थी उनको यहां शेड्यूल 7 में शिफ्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोई भी हॉस्पिटल जो सोलली एग्जिस्ट करता है एजुकेशन के पर्पस के लिए, फिलांथ्रोपिक पर्पस के लिए, और यदि आपकी ग्रोस रिसिप्ट्स इस प्रकार की यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल या हॉस्पिटल से कुल मिलाकर 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आपकी इनकम एग्जम्प्ट है, आपको कोई रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। एक म्यूचुअल फंड जो सेबी के द्वारा रजिस्टर किया गया है, एक रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एक अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड एंड लाइकवाइज सिमिलर आइटम्स। सो आज की वीडियो में हमने समझा कि सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 को अब हम नए कानून में इनकम टैक्स एक्ट 2025 में सेक्शन 11 में उसके साथ जो जुड़ी हुई शेड्यूल्स हैं उसके साथ कैसे पढ़ेंगे। कुछ भी नहीं बदला है, केवल सेक्शंस की रीअलाइनमेंट, रीक्लासिफिकेशन, रीनंबरिंग, लॉजिकल क्लासिफिकेशंस को हमें समझना है। तो आज के इस वीडियो से और इस आने वाली वीडियो सीरीज से मुझे पूरा विश्वास है कि आप पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 से मेरे साथ बहुत ही आराम से नए इनकम टैक्स एक्ट की ओर बढ़ जाएंगे। तो इस सीरीज ऑफ वीडियोस को देखते रहिए और मेरे साथ तैयार हो जाइए नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत प्रैक्टिस करने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सेक्शन के साथ, एक नई स्कीम के साथ अबाउट इनकम टैक्स एक्ट 2025। थैंक यू सो मच। थैंक यू।